दौर की वोटिंग यहां पर श्रीनगर सीट पर हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है इस बार, करीब करीब 38%। इस रिकॉर्ड को कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ है और मेरे हिसाब से वोटिंग हुई नहीं है। वोटिंग नहीं हुई? नहीं हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 सालों में और ख़ास तौर से 5 सालों में रियासत में कई सियासी तब्दीलियां आई, बहुत सियासी तब्दीलियां। जी। कुछ जब 370 ख़त्म किया गया तो पार्लियामेंट में मैंने जो हंगामा मचाया था अपने जज्बात का, वो कोई क्योंकि पहली सोची समझी स्कीम नहीं थी, क्योंकि अचानक बिल आया और मैंने बिल भी नहीं पढ़ा था। बिल को पढ़े बगैर ही हमने बोलना शुरू किया और हम सोचते थे कि कश्मीर में तो तूफान आएगा, लेकिन वो तूफान कभी हमने नहीं आया, देखा भी नहीं। अब सब लोग कहते थे ये खामोशी जो है ये वोट में बदलेगी, तो वोट में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसका पिछले सालों के मुकाबले तो वोटिंग नहीं, वो क्या 2 साल 3 साल 5 साल में अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर तो 100 साल लगेंगे इसको 50% पहुंचने में। भाई 30-35 साल तो हो गए मैं जब से मिलिटेंसी है, तो अब ये किस परसेंटेज से बढ़ेगी? 2% से बढ़ेगी कि सीधे नॉर्मल हालात हो गए तो सीधे 5% से 50% और 50% से 90% बढ़ेगी। लेकिन इस बार के चुनाव पिछले सालों के मुकाबले थोड़े अलग थे, क्योंकि इस बार जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो कैंपेनिंग की है उन इलाकों से भी, इनफैक्ट आपकी पार्टी ने भी जो डाउनटाउन से भी कैंपेनिंग की है। क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, खैर डाउनटाउन में तो अब वो मिलिटेंसी नहीं है। मिलिटेंसी का भी अब मैंने पहले जब मिलिटेंसी नहीं थी 33 साल पहले, तो तब डाउनटाउन में भी पब्लिक मीटिंगें होती थी। यहाँ तो लोग इस डर से नहीं करते थे कि मिलिटेंसी थी, तो ओवरऑल वो मिलिटेंसी में जो फर्क पड़ा स्टेट में, तो उस वजह से अब हर जगह ये मुमकिन हो पाया, देहाती इलाकों में भी और शहरी इलाकों में और पूरी स्टेट में कैंपेनिंग करना। वही अगर हम बात करें सर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो ये कह रहे हैं कि इस बार का जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा है कि जो फैसला लिया गया था 5 अगस्त 2019 का, उसके खिलाफ वोट डाला गया है। नहीं, कोई वोट नहीं। उस हिसाब से 90% होना चाहिए। अगर उसको अंदाजा, शायद वो इसी वोट परसेंटेज के आदी हूं और मैं नेशनल लेवल का आदी हूं जहां 80% होता है, 85% होता है। ये भी हो सकता है, अपने अपने सोच का अंदाज भी हो सकता है, लेकिन मुझे भी उम्मीद थी कि भाई 70-80% तो वोट पड़ेगा। अच्छा, आपकी पार्टी पर आरोप ये लगता है डीपीएपी पर कि ये बीजेपी की प्रॉक्सी है, ये बीजेपी की ABCD टीम है। कौन लगाता है? नाम बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है। मिनिस्टर कौन था बीजेपी में 6 साल? नहीं था, कौन था? उमर साहब थे। हाँ, तो फिर मैं कौन सा मिनिस्टर रहा बीजेपी का? मैं कौन सा MP? आज देखिए, मैं 3 इलेक्शन हो रहे हैं जी, 3 जहां मैं लड़ रहा हूं, जी। तो मेरा कैंडिडेट उधमपुर चुनाव वैली में बीजेपी के खिलाफ है। मैं अनंतनाग वगैरह से, तो मेरा वहां कैंडिडेट है, उनका अपना कैंडिडेट है बीजेपी का। मैं श्रीनगर से लड़ रहा हूं, खैर श्रीनगर से भी उनका अपना कैंडिडेट है। अच्छा, इसी बीच उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान कल सामने आता है जहां पर वो कहते हैं कि आप इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली के इशारों पर। क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली के इशारे पे तो 75 साल से NC चलती आई है और मुझसे कौन ज्यादा जानता है, क्योंकि इशारे देने वालों में हम भी कभी कभी होते थे। तो इसलिए वो दिल्ली के इशारों पे उनकी पार्टी की आदत हो गई है 75 साल से। हम तो दिल्ली के इशारे देते थे, इशारे लेते नहीं थे। और दूसरा ये बात बताऊं जी कि मेरी पार्टी ने कहीं भी किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं की। अब यहाँ राजौरी की ही बात कर रहा हूँ मैं जी, जहाँ उनका कैंडिडेट भी है, मेरा भी कैंडिडेट है, लेकिन हम मेरे ऑफिस बेरर हैं 2-3, उन्होंने कहा कि हम पार्टी में रहेंगे, लेकिन पीर साहब खड़े हैं हमारे, मियाँ साहब, तो हम उनको वोट दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं वोट, मैंने निकाला नहीं उनको। इसी तरह से नॉर्थ कश्मीर के मैंने सब लोगों को, लीडरों को बुलाया था जी। और मैंने पूछा भाई क्या किसको सपोर्ट करता है? उन्होंने कहा जी आप कैंडिडेट खड़ा करिए। मैंने कहा देखो मेरे पास पैसे नहीं है,
मैं शुरू में चाहता था सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़े करूं, एक ही के लिए मेरे पैसे थे। वो अब एक कैंडिडेट के मैंने 3 कैंडिडेटों तक बांट लिए। हाँ? हकीकत में आज आपको बता 3 कैंडिडेटों में बताया। शायद मैं एक ही पर लगाता तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती, लेकिन हर जगह तीनों जगह लोगों ने बताया जी आप कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे तो इसको वोट डालेंगे, उसको वोट डालेंगे। हाँ? आप पकड़ के तो नहीं सकते किसी को। तो इसलिए मुझे उस जो थोड़ा बहुत पैसा था एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। तो मैंने कहा भाई चौथी के लिए मेरे पास नया पैसा भी नहीं है वोट देने। तो फिर कहने लगे हमें अपनी अपनी मर्जी है। कईयों ने कहा इंजीनियर रशीद हमारी मर्जी है, कईयों ने कहा लोन साहब हमारी मर्जी है, किसी ने कहा एनसी नहीं हमारी मर्जी। और एनसी शायद जैसे मैंने रजौरी पुंछ में कहा एनसी हमारी मर्जी है तो मैंने अलाउ किया। तो इसलिए हमने उनको छोड़ दिया कि भाई कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि मैं कहूँगा मैं इस फेवर में हमेशा रहा हूँ कि वोट डालना चाहिए। तो मैं अपनी ही पार्टी को कहता कि तुम वोट ही मत डालो, तुम नोटा, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों उनको दोनों ने डाला। तो कई लीडरों ने मेरे कहा कि भाई हम लोन साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, लेख सलेख है, हमारे रीजन के रहने वाले हैं। तो कईयों ने कहा कि हम इंजीनियर साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा काम किया है, लेकिन हम आपकी पार्टी में हैं, अगर पार्टी का कैंडिडेट होता तो हम तो फिर नहीं देते, लेकिन अभी है नहीं तो हम दे। तो मैंने कहा उमर साहब को कहा वो तो हमारे रीजन के है ही नहीं, वो तो श्रीनगर से है, तो इसलिए हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। तो चूंकि वो हमारे रीजन के रहे हैं तो हमारा काम जानते हैं। उमर साहब श्रीनगर से हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो ना वो हमको जानते ना हम उनको जानते। तो हमें जबरदस्ती थोड़ी कहता कि भाई जहां उसकी पार्टी के लिए लोगों ने कहा राजौरी में, मैंने अलाउ किया। तो एक तरीके से कहीं एनसी बेनिफिटरी हमारे लोगों से, कहीं इंजीनियर साहब हैं और कहीं लोन साहब हैं। तो वही अगर बात करें, आपके खुद चुनाव लड़ने की बात थी, यहां तक कि अनाउंस भी किया गया, लेकिन आपने कहा कि आप चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे। तो क्या इससे आपका जो काडर है वो उनको मायूसी नहीं हुई? मायूसी हुई, लेकिन ओवरऑल क्योंकि अभी तीनों जगह तो मुझे ही कंपेन करना था जी, तो कंपेन कौन करता। अच्छा, ये सबसे बड़ी, और ये पहला इलेक्शन था तो पहला इलेक्शन। और दूसरी बात कि हम अपने साथियों को बता दिए थे कि भाई बहुत दिल्ली हो गया, 40 साल पार्लियामेंट में रहे और जो हमने अपनी इनिंग्स करनी थी वो पार्लियामेंट में हमने की, अब हम स्टेट में रहे। तो हमने सोचा कि फिर हम वापस चले जाएं तो फिर ये स्टेट किसके हवाले करेंगे। अभी कई लोगों ने सब कुछ छोड़कर हमारे पास आए हैं। कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए हैं, कोई एनसी छोड़ के आए हैं, कोई पीडीपी छोड़ के आए हैं। तो मैंने कहा एक नया कार्डर यहाँ जो अभी सियासत में है, कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कई लोगों को याद ही नहीं है कितनी पार्टियां वो ज्वाइन कर चुके हैं। 10-10 भी वाले भी हैं। मेरे यहाँ लान में एक बुजुर्ग आया मिलने के लिए और दबन बहुत ऐसी थे हमेश, और कहा देखे मिशु कार्ड बनूंगा, तो कार्ड उसके गिर गए तो 6 पार्टियों के कार्ड निकले। अच्छा, तो फिर वो बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा ये 6 क्यों? दमन नहीं, अब जाना पड़ता है तो काम करने के लिए फिर हमें उनको बताना पड़ता है कि हम आपकी पार्टी। सर इसी बीच आपने तो ये मेरे यहाँ जो देखा कि एनसी में कुछ हद तक शेख साहब, मरहूम शेख साहब के वक्त में जो लोग आए थे जदोजहद, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो 75 साल 90 साल हो गए हैं, लेकिन नई जनरेशन वहां भी कोई नई आई नहीं है। इसी तरह से आज जितनी भी पार्टियां बनी हैं वो कोई एनसी से आई है, कोई कांग्रेस से ही पीडीपी में गई है, पीडीपी से अपनी पार्टी में आई है, अपनी पार्टी से मेरी पार्टी में आई है। लेकिन मैं ज्यादा प्रायोरिटी उसमें दे रहा हूं। मैं ये इनकार नहीं कर सकता कि हर पार्टी के लोग मेरी पार्टी में आए हैं। जाहिर है कि
कोई आसमान से तो एक ही दिन में नहीं उतरते, लेकिन टिकट्स मैंने उनको दी है कि जो किसी भी पार्टी में कभी नहीं थे और नौजवान थे, एक्सेप्ट चिनाब वैली, उधमपुर, कठवा। हमारे एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलए सुरड़ी साहब हैं, वो पुराने हैं, 3-4 टर्म एमएलए रहे, मिनिस्टर हैं। उनको छोड़कर जो मैंने वैली के 2 कैंडिडेट दिए हैं, दोनों श्रीनगर से जो दिया है 35 साल का, कोई उसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं, पढ़ा लिखा, अच्छे शरीफ घर का। अच्छा, इसलिए आपने देखा होगा इसी बीच हमने अनंतनाग से दिया, एडवोकेट है, किसी पार्टी से लेना देना कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं एक नई फ्रेश क्वालिटी जिनमें लोगों की सेवा करने की, लोगों की खिदमत करने का जज्बा हो, न कि अपने घर का, अपने घरदार का, न बेटा का, न मेरा बेटा हो फिर उसका बेटा हो, फिर उसका बेटा हो, मैं ही हूं, या हो तो भाई ही हो, भतीजा हो। तो मैं इस भाई भतीजावाद के बिल्कुल खिलाफ। अच्छा, ये बताइए, अभी हाल ही में सर लोगों ने बताया कि आप अपने बेटे को लाए। हाँ। तो मैंने कहा बेटा मुझे फोन रोज करता था, पापा आप 2 साल से जब से पार्टी बनाई है इतने से हजारों मीटिंगें की, थके हैं, तो मैं दूंगा। मैंने कहा बेटे ये वो पॉलिटिक्स नहीं है कि आप तो आना है तो आ जाओ, तो लेकिन इस मुद्दा से नहीं कि वो कल एमएलए बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। सोच में फर्क है। शायद मुझे 2 दिन रस करने के लिए देने के लिए वो आ सकते हैं या आए, लेकिन कोई इस नियत से नहीं कि मैं एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि वो सोच अलग होती है। अच्छा, इसी बीच जो जमात इस्लामी की तरफ से एक बयान सामने आया है कि वो तैयार हैं अपनी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़ने के लिए और मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए, यहाँ तक कि वो चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या अच्छी बात है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज देखें, जम्मू कश्मीर में हमारी जो सबसे बड़ी मुसीबत आज है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट कहती है हमने बहुत कुछ यहाँ जम्मू कश्मीर में किया। मैंने कहा बहुत कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। थोड़ा ये हो गया कि मिलिटेंसी कम हो गई, वर्क कल्चर, गवर्नर साहब को बधाई देता हूं कि वर्क कल्चर उन्होंने ठीक किया। यहाँ टाइम से लोग आज जाते हैं, टाइम से लोग वापस आते हैं। वो दूसरी बात है कि वो मुलाजिम खुश नहीं है, क्योंकि कश्मीर में कोई काम मैंने खुद वर्क कल्चर यहाँ देखा है, तो वो सब चीज़ में खुश थे, लेकिन सिर्फ काम क्यों करवाया जाता है उनसे, वो उसमें खुश नहीं रहते थे। हाँ, तो वो सब मुलाजिम तबका तो सबसे ज्यादा खुश रहेगा अगर 1 ही घंटे का काम हो, लेकिन तनख्वाह होनी चाहिए पूरे घंटों की। तो वो एक सोच, उस सोच को भी बदलना। लेकिन जमात इस्लामी पर क्या जो बैन लगा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जमात हर यहाँ जब तक हर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल मेन स्ट्रीम में नहीं आए तो जम्मू कश्मीर में अनसर्टनिटी बराबर जारी रहेगी और यहाँ कभी डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है सर, इसी बीच आपने देखा कश्मीर में सब पॉलिटिकल पार्टीज मेन स्ट्रीम में आए, आर्मी वापस चले जाए, प्यार से रहें, प्रेम से रहें, फिर कोई आतंकवाद भी नहीं होगा, कोई बाहर से भी नहीं आएगा। आज भी आतंकवाद बाहर से तब आता है, उसको लगता है कि यहाँ उसको कहीं जगह पनाह मिलेगी। जब जरखेज ज़मीन होती है तो उसी जरखेज ज़मीन पे फसल उगती है। जब उसको लगेगा कि यहाँ जरखेज ज़मीन नहीं है तो यहाँ कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। और जब तक कोई भी हरकत यहाँ करने की कोशिश करेगा तब तक हमारी फौज यहाँ रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, डेवलपमेंट तब तक होगी नहीं। लिहाजा मेरी यही सलाह भी होगी उनसे और गुजारिश भी होगी, और मैं वेलकम भी करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों और मजहबी पॉलिटिकल पार्टियों को, वो मेन स्ट्रीम में आएँ। अगर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियाँ, हमारे लड़के, हमारी लड़कियाँ खुशहाल हों, रोज़गार उनको लगे, उनको नौकरियाँ लगे, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ यहाँ हैं। इंडस्ट्री वहीं जाता है जहाँ सेफ जगह हो, जहाँ हड़तालें ना हो, जहाँ आतंकवाद ना हो।
सर अनुच्छेद 370 को लेकर हमने देखा है कि इस बार पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान भी इसका जिक्र कई बार हुआ। फारूक साहब ने इसका जिक्र किया और ये यहाँ तक कह दिया कि हमारी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। तो क्या ये बस एक चुनावी प्लैंक रह गया? चुनावी लहजा है। अब 3 इनको सीटें आई थी पिछली दफा, तो तीनों ने बात भी नहीं की पार्लियामेंट में, वो मौजूद थे। मैंने अकेले ने बात की, इन्होंने तो प्रोटेस्ट भी नहीं किया। उन्होंने उठ के ये भी नहीं कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। तो अब क्या होंगे? अब इनको 273 सीटें तो नहीं आने वाली है कि प्राइम मिनिस्टर एनसी के बन जाए। अच्छा सर, अगर हम बात करें देश में चुनाव की, तो जब भी चुनाव होते हैं, चाहे रेस्ट ऑफ द कंट्री में हो या जम्मू कश्मीर में हो, पाकिस्तान की एंट्री जरूर होती है। पाकिस्तान का क्या स्टेक है हमारे इंटरनल? ये पाकिस्तान को जब अपने आप पे भरोसा जिन लीडरों को नहीं होता है, जिन लीडरों को अपने आप पे, अपनी पार्टी पे नहीं होते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान के नाम पे वोट लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है हमारे पार्लियामेंट में या असेंबली में? पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, हम अलग मुल्क है। हम पाकिस्तान से थोड़ी हमारी यहाँ की सियासत या यहाँ की इकानमी पे कोई असर पड़ सकता है। सर आखिरी सवाल, अगर हम बात करें पीओके की, तो कश्मीर में विकास को नकार नहीं सकते। यहाँ पे जो डेवलपमेंट पिछले सालों में हुई है, चाहे सड़कें हो, पानी हो, सेहत सुधार हो, लेकिन पीओके में पिछले 70 साल कोई डेवलपमेंट इस तरह का नहीं हुआ है और आज लोग, वहां के लोग जो है सड़कों पर हैं और ये कह रहे हैं कि कश्मीर में तरक्की देखिए और हमारे यहाँ पे जो अपने वादा खिलाफी की है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। इवन पीओके में डेवलपमेंट नहीं हुई है। सच मानिए कि पाकिस्तान में भी जो डेवलपमेंट हुई है वो शुरू के 10-20 सालों में हुई है। उसके बाद वहां भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, क्योंकि आर्मी लगातार वहां बराबर हुकूमत करती आ रही है। या आर्मी खुद हुक्मरान हो जाता है या आर्मी का नुमाइंदगा प्राइम मिनिस्टर वहां हुकूमत करता है, लेकिन पर्दे के पीछे आर्मी ही चलाती है। वो चीफ प्राइम मिनिस्टर बराए नाम होता है। जब तक वो उनका काम करता है आर्मी के कहने पर, डिक्टेशन पर, तो तब तक तो वो प्राइम मिनिस्टर चलता है। जिस दिन वो इनकार कर देता है उस दिन वो अंदर चला जाता है।